हेलो एवरीवन। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने नए टॉपिक को लेकर। हिक्कप्स हिक्कप्स यानी हिचकी। पिछले लेक्चर में हमने हिक्कप के बारे में बताया था, बेसिक ट्रीटमेंट हमने समझाया था और बेसिक प्रिस्क्रिप्शन के बारे में हमने बताया था। लेकिन आज हम हिक्कप के बारे में हिचकी का डेफिनेशन देखेंगे और उसके कॉज के बारे में देखेंगे। कॉज में कॉमन और अनकॉमन कॉज जो थोड़ा टिपिकल होते हैं, और कुछ टिप्स और कुछ इंटेलिजेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे तो काफी सारे फॉलोअर हैं और चैनल मोनेटाइज भी हो गया है, जिसके लिए व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूट्यूब को भी प्रमोट करें, यूट्यूब को भी थोड़ा सा सहारा दे, ताकि मैं नया से नया लेक्चर ला सकूं आप लोगों के लिए। तो मेरा यूट्यूब का जो नाम है चैनल का, @Dr.Malik123, ये यूट्यूब का है। और सब अपने व्यूवर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए हमने ये हार्ट बनाया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया और थैंक्स कहना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स के लिए। तो मेरा फेसबुक पे चैनल मोनेटाइज हो गया है, और यूट्यूब को भी सपोर्ट करें, ताकि मैं एक से एक नया टॉपिक दे सकूं आपको। दोस्तों तो चलिए हिक्कप की डेफिनेशन यानी हिचकी की डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन इसमें है, नोट करिए आप पॉइंट। डेफिनेशन: हिक्कप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एब्रप्ट इनवॉलंटरी रिपीटेड स्पाज्म ऑफ द डायफ्राम। यानी जो ये लंग्स के नीचे जो डायफ्राम होता है, ये स्पाज्म करता है, यानी इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक, बिना चाहते हुए भी डायफ्राम स्पाज्म करता है, जिसकी वजह से हिचकी आती है। और ये बार बार होते रहता है, रिपीटेडली होता है। कभी कभी तो ये खुद से सही हो जाता है, कभी कभी ये रिपीटेडली होने लगता है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो ट्रीटमेंट बताया था, लेकिन इस बार हम इसके कॉमन कॉज के बारे में बताएंगे। इसका कॉज क्या होता है, हिक्कप यानी हिचकी का कॉज क्या होता है। तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे, इडियोपैथिक मेजॉरिटी, यानी ज्यादातर केस में, जैसे 10 केस आया हिचकी के, उसमें से करीबन 6 से 7 केस में पता ही नहीं होता है, कुछ कॉज ही नहीं पता लगता है। इडियोपैथिक अननोन कॉज रहता है, कारण पता नहीं होता है। जो दूसरा नंबर देखते हैं, कॉमन कॉज अभी देख रहे हैं हिक्कप्स का, हिचकी का। जो दूसरा है वो है अल्कोहलिक, यानी जो शराबी, जो शराब पीते हैं, उसकी वजह से भी हिचकी आने लगती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं जीआरडी, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्सेस डिजीज। यानी हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जीआरडी के बारे में, कि ये स्टमक इसोफेगस डियोडेनम हो गए, जो रिफ्लक्सेस करते हैं एसिड, उसकी वजह से भी हिचकी आती है। और डायफ्राम, ये स्टमक ऐसा फूल जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम पर प्रेशर पड़ने लगता है, बार बार इसमें एचसीएल जंपिंग और बबलिंग होता है। तो ये रिफ्लक्स करता है, इसोफेगस के जरिए रिफ्लक्स करता है एचसीएल, और तो उसकी वजह से भी हिचकी आती है। इसोफेजाइटिस, ये जो इसोफेगस है, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, किसी तरीके से इंफ्लामेशन हो जाता है, जो बराबर निकलने में और एचसीएल बेल्चिंग आने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से ये इसोफेगस में ट्रबुलेंस करता है, ऐसा ऐसा करके एचसीएल निकलता है, जिसकी वजह से इसोफेजाइटिस होने के कारण हिचकी आने लगती है। गैस्ट्राइटिस यानी स्टमक में और डियोडेनम में इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना एक तरीके से। और ये गैस्ट्राइटिस हाई एचसीएल सीक्रेट होने के नाते होता है। जब हाई एचसीएल सीक्रेट होगा तो एचसीएल है, तेजाबियत है, तो उसको ऊपर निकलना पड़ता है, ट्रबुलेंस करता है फोर्स के साथ में, जिसकी वजह से हिचकी आने लगती है। जो चौथा कारण होता है वो होता है हेपेटाइटिस, यानी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि लिवर में हो जाता है, उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। पांचवा जो हो गया, हिस्टीरिया हो गया। हिस्टीरिया एक साइकोलॉजिकल डिजीज होती है, जिसमें जो अचानक, ज्यादातर अगर हिचकी आ रही हिक्कप, तो ये हिस्टीरिया का शिकार हो सकते हैं। लेकिन हिस्टीरिया में मोस्टली फीमेल देखा जाता है, यानी औरतों को ज्यादातर हिस्टीरिया होता है और उसमें हिचकी आती है। एक साइकोलॉजिकल डिजीज होती है। तो एक एक करके बाद में डिस्क्राइब करेंगे, अभी तो सिर्फ मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं। और छठवां नंबर हो गया मेटाबॉलिक कारण हो सकता है, मेटाबॉलिज्म का, जिसमें यूरेमिया, ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है। और डीकेए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी शुगर लेवल करीब करीब 500 mg पर डीएल से 500 से अबव हो जाता है डीके होने की वजह से। तो ये हो गया कॉमन कॉज, जो हमने 6 कॉज देखे। अब चलते हैं अनकॉमन कॉज की तरफ। अनकॉमन कॉज में क्या हो गया, जीआईटी, गैस्ट्रो इसोफेगस जो है, जीआईटी ट्रैक्ट हो गया, जो यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, यानी यही वही वाला फिर से वही सिस्टम हो गया,
इसोफेगस माउथ से होते हुए इसोफेगस, स्टमक, डिओडेनम, पूरा इंटेस्टाइन होते हुए ये जीआईटी हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी मुंह से लेके माउथ से लेके एनल कैनाल तक का जो रास्ता हो गया वो जीआईटी हो गया। इसमें कोई चीज का कारण हो सकता है, जैसे इंटेस्टाइनल का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या कुछ भी कारण, मूवमेंट, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ऊपर रिफ्लक्स करे, उल्टा चले उसकी वजह से, या जीआईटी में ब्लीडिंग होने की वजह से, यानी मुंह से माउथ से लेके रेक्टम तक कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो गया उसकी वजह से भी रिफ्लक्सेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से हिचकी आती है, हिक्कप्स। ये हो गया अनकॉमन, बहुत कम, बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। तो पहला नंबर हो गया जीआईटी, जीआईटी में ब्लीडिंग, तो आप लोग समझ रहे हैं तो पॉइंट वाइज नोट करते चलिए। जो दूसरा नंबर हो गया अनकॉमन में वो पेरिटोनाइटिस हो गया। पेरिटोनाइटिस ये हो गया पेरिटोनियम लेयर हो गया, यानी एब्डोमेन के ऊपर, पूरे होल एब्डोमेन के ऊपर एक लेयर होता है, झिल्ली होती है जिसको पेरिटोनियम लेयर बोलते हैं। जो पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है जिसकी वजह से उसको पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, और इसमें भी हिक्कप आने लगता है। और उसी के अंदर निमोनिया भी देखते हैं, निमोनिया यानी अगर लंग्स में किसी तरीके का जो इंफेक्शन हो गया, निमोनिया, तो उसकी वजह से भी जो है हिचकी आने लगती है। तो अभी सिर्फ कॉज पकड़ कर चल रहे हैं, जैसे निमोनिया, पेरिटोनाइटिस, ये एक एक टॉपिक को आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं यहाँ से आपको जनरल प्रैक्टिस सीखने को मिलेगा। जो नया नया फार्मेसी कर रहा है, जो छोटी छोटी क्लिनिक, डॉक्टर के पीछे, आप किसी डॉक्टर के पीछे रह करके सिर्फ इंजेक्शन देना और सिर्फ ड्रेसिंग करना यही सीख सकते हैं। वो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं देगा, क्योंकि वो टाइप के पेशेंट आपके पास आएंगे नहीं, वही सर्दी खांसी बुखार देख के रह जाइएगा। तो ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ना भी है तो आपको समझ नहीं आएगा, आप पढ़ते बैठेंगे तो एक बुक लेके बहुत टाइम निकल जाएगा। तो हम जो टॉपिक लेकर के आते हैं, बहुत सारे, जैसे घनश्याम वैद्य हो गया, हर्ष मोहन हो गया, पीजे मेहता हो गया, बहुत सारी किताबों को निकाल करके थोड़ा थोड़ा टिप करके आपको बता रहे हैं, तो आप पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं और साउंड क्वालिटी के लिए और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अनकॉमन कॉज में देखेंगे। तो ये तीसरा नंबर, तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, मेनिंजो इंसेफेलाइटिस, यानी दिमागी बुखार, इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस दोनों मिला के मेनिंजो इंसेफेलाइटिस, यानी दिमागी बुखार, यानी दिमाग की झिल्ली में, दिमाग के लेयर में, यानी दिमाग के परत में जो लेयर होती है, जो दिमाग, जो कवरिंग होती है, अगर उसमें किसी तरीके की इंफ्लामेशन हो जाती है तो उसकी वजह से भी हिचकप या हिचकी आने लगती है। चौथा कंडीशन जो हो गया, ये सब अनकॉमन कंडीशन है जो बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं, वो हो गया लीवर एब्सेस। लीवर एब्सेस, लीवर एब्सेस में होने के नाते भी, लीवर में अगर किसी तरीके का एब्सेस हो गया तो उसकी वजह से भी हिक्कप होती है। और सब डायफ्रागमेटिक एब्सेस, यानी जो डायफ्राम है इसके नीचे किसी तरीके का एब्सेस हो जाता है तो भी इसका मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाता है, डायफ्राम का स्पाज्म होता है, एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हिक्कप आता है। तो ये हो गया कॉमन, ये हो गया अनकॉमन। अब हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसको आप लोग डायग्नोसिस करने में, कॉमन और अनकॉमन को डायग्नोसिस करने में आपको मदद मिलेगा। तो पहला नंबर हो गया, नोट करिए, मोस्टली जो कॉज होता है GERD, गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्सेस डिजीज या गैस्ट्राइटिस की वजह से होता है। इडियोपैथिक के बाद अगर कोई सिस्टमिक में आता है तो GERD और गैस्ट्राइटिस, या फिर इडियोपैथिक, आपको मोटा मोटा पकड़ना है। GERD हो रहा है, ठीक है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, ठीक है, या फिर इडियोपैथिक मान के चलते हैं। ये हो गया। दूसरा नंबर का जो आता है, इफ एक्कम्पनीड विथ एपिगैस्ट्रिक पेन, अगर एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा हो, यानी यहाँ पे जहां से स्टर्नम खत्म होता है बीच में सीने के नीचे, जहां से मान लिया फॉर एग्जांपल, मान लिया ये हो गया एब्डोमेन, इसके 9 रीजन बांट दिए गए, ठीक है। यहाँ पे आपका लंग्स वगैरह आ गया, रिब्स वगैरह यहाँ पे, और यहाँ पे आपका स्टर्नम आ गया। ये हिस्से पे एपिगैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पे स्टमक होता है। अगर यहाँ पे जलन या दर्द होता हो, जलन या दर्द होता हो, तो ये मान के चलेंगे कि गैस्ट्राइटिस है। कॉज में से कॉज निकालेंगे, गैस्ट्राइटिस है, ठीक है। ये हो गया। इफ हिस्ट्री के साथ में अगर यहाँ जलन हो रहा है और दर्द हो रहा है तो गैस्ट्राइटिस मानेंगे। जो तीसरा, थर्ड नंबर हो गया, इफ अकम्पनीड विथ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक ये वाला हिस्सा हो गया, 9th रीजन में जो है, तो ये वाला हिस्सा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। तो अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन है और फीवर है, यानी बुखार है, दर्द है,
और उल्टी जैसा लग रहा है तो हिपेटाइटिस, क्योंकि ये हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जो है राइट वाले में इस पे लीवर आता है, तो ये हिस्से में अगर है तो हिपेटाइटिस हो गया या हिपैटिक एब्सेस हो गया या किसी तरीके का एब्सेस निकल आता है लीवर पे, या सब डायफ्राग्मेटिक एब्सेस हो गया। डायफ्राम का हिस्सा भी यहाँ पे आता है, यहाँ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, तो ये हो गया। अब चौथा नंबर जो देखते हैं, इफ देयर इज चेस्ट पेन, अगर सीने में दर्द है, बुखार है, खांसी है, तो ज्यादातर जो होगा चांस वो होगा निमोनिया का। यानी अब अगर सीने में यहाँ चेस्ट एपिगैस्ट्रिक हो गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द हो रहा है, बुखार है, ठंडी लग रही है और कफ आ रहा है, कफ आ रहा है तो मोस्टली हम समझेंगे कि ज्यादातर कॉज जो है लंग्स का है। अब इसमें दो कॉज निकालेंगे, या तो निमोनिया हो सकता है या तो प्लूराइटिस हो सकता है। अब प्लूराइटिस आप लोग, निमोनिया तो आम भाषा में सब जानते हैं, लेकिन प्लूराइटिस अब ये क्या बला है आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो जो प्लूराइटिस है ये लंग्स की कवरिंग है, जैसे एब्डोमेन, पूरा एब्डोमेन कवर करता है, उसका भी एक अलग कवरिंग होता है, उसी तरीके से हर सिस्टम की एक कवरिंग होती है। तो जो लंग्स को कवर करता है यानी फेफड़ों के ऊपर की जो झिल्ली होती है उसको प्लूरा बोलते हैं। तो प्लूरा में अगर सूजन हो जाता है तो उसको प्लूराइटिस बोलते हैं, और ये हो गया निमोनिया। ठीक है, अब पांचवा नंबर आते हैं, इफ अकम्पनीड बाय एनोरेक्सिया, यानी हिचकी आ रही है, साथ में भूख की कमी है, ओलिग्यूरिया है, ओलिग्यूरिया मतलब होता है यूरिन आउटपुट लो, यानी पेशाब कम मात्रा में पास होता है, हिचकी आ रही है, भूख नहीं लग रहा है, पेशाब कम पास हो रहा है और बॉडी में स्वेलिंग है, तो कहीं ना कहीं ये हमको जो है किडनी की तरफ इशारा कर रही है कि किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। अब अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हमको देखना है कि यूरेमिया हो सकता है। ठीक है, और यूरेमिया यानी ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना। अब हम लोग यूरेमिया अगर है तो यूरेमिया के जो सिम्टम्स आते हैं यूरेमिया के, यानी ब्लड में अगर यूरिया की मात्रा बढ़ गई हो तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं, या तो एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगा, जाहिर सी भूख कम लगेगा तो पेशाब भी कम होगा क्योंकि पानी वानी भी उतना नहीं पिएगा, और बॉडी में एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी पूरी बॉडी, ये यूरेमिया के लक्षण हो गए। और एक्स्ट्रा सिम्टम हम यूरेमिया के बताते हैं, इचिंग होने लगेगा बॉडी में, जब यूरिया बढ़ेगा ब्लड में तो बॉडी में इचिंग चालू हो जाएगा और बीपी एकदम रेज्ड कर देगा, बढ़ जाएगी बीपी। ठीक है, अब छठवां नंबर आता है, अगर पेशेंट डायबिटिक है, मान ली हिचकी आ रही हो, पेशेंट डायबिटिक है, तो सस्पेक्ट ये करना है हमको, फटाक से उसका शुगर लेवल चेक करना होगा कि हो सकता है डीकेए हो। डीकेए मतलब होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानी बहुत हाई ग्रेड में डायबिटीज का बढ़ जाना, लगभग 500 mg/dl से ऊपर ही निकल जाता है काफी। ठीक है, तो ये सब कॉज मेन आप नोट कर सकते हैं, और पूरा डिटेल पॉइंट वाइज बाद में पढ़ाते रहूंगा। और हम आपको इंटेलिजेंट टिप्स देंगे जो अभी तक हमने एक बुक से निकाला है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बुक से, कि अगर हिक्कप हो रही है तो हमको क्या करना है, कुछ भी अगर होम रेमेडीज में ये भी आता है, तो एक इंटेलिजेंट टिप्स आपको बताएंगे दोस्तों। प्रेशर ऑन आई बॉल, यानी आंखों पे प्रेशर देना है, पूरी तरीके से फोर्स करके से दबाना है, दबा के रुकना है, फिर हाथ हटाना है, फिर दबाना है, फिर हाथ हटाना है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज 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 आप सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।